हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप याद कीजिए, हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। उसमें हमने क्या सीखा था? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स। इसी तरीके से यदि हम न्यूटन्स सेकंड लॉ की बात करते हैं, देन वी नो दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ इज ए रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। अब हम आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। तो थर्ड लॉ क्या डिफाइन करता है या थर्ड लॉ में क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ हमें ये बताता है कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लगा हुआ है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फोर्स ऑन दैट बॉडी। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक सम एग्जांपल और हम उसके बाद में डेफिनेशन पे आएंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई स्प्रिंग है, सपोज दिस इज एनी स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं दोनों तरफ से तो क्या होगा? वी आर एक्सर्टिंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग, राइट। उसके बदले में क्या होगा? स्प्रिंग कंप्रेस होगी और ये कंप्रेस स्प्रिंग क्या करती है? हमारे हाथों पे वापस फोर्स लगाएगी। हमने फोर्स यूँ लगाया, स्प्रिंग इधर फोर्स लगाती है, और उस फोर्स को आप महसूस कर सकते हो। यदि किसी स्प्रिंग को हाथ में लेके कंप्रेस करोगे, देन वी कैन फील दैट फोर्स, वी कैन एक्सपीरियंस दैट फोर्स। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये हमारे पास में कोई स्टोन है। इस स्टोन को हम रस्सी से बांधकर यदि इस प्रकार के एक गोल पाथ में घुमाते हैं यूं, तो हम क्या करते हैं? हमारे हाथ से इस स्टोन पे लगातार अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। इस पत्थर पे हम अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं और उसके बदले में क्या होता है? ये जो स्टोन है ये हमारे हाथ को लगातार बाहर की तरफ खींचता है। इसका मतलब इस स्टोन पे जो फोर्स लगा है वो किस कारण से? हमारे हैंड की वजह से, राइट। और ये जो स्टोन है वो क्या कर रहा है? हमारे हाथ पे फोर्स लगा रहा है, राइट। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम कोई स्टोन ले, इफ़ यू थ्रो ए स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो क्या होगा? जो अर्थ है इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, और उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से क्या होगा? स्टोन नीचे आ जाता है, राइट। तो जो स्टोन है वो भी क्या करता है? अर्थ पे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। अर्थ ने स्टोन पे नीचे की तरफ लगाया, स्टोन नीचे आ गया, राइट। अर्थ और स्टोन ने अर्थ पे ऊपर की तरफ लगाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि अर्थ तो अपनी जगह से नहीं हिलती है, क्योंकि अर्थ का जो मास है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो वहाँ पर मोशन क्या होगी? नेग्लिजिबल। स्टोन का जो मास है वो काफ़ी कम है, उसको हम आसानी से देख सकते हैं, राइट। लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल। जैसे हम बात करते हैं, वी नो दैट प्लेनेट, ग्रहों की बात करते हैं। वी नो दैट ऑल प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर मैं ये कहता हूँ सपोज दिस इज सन, यहाँ पर किसी प्लेनेट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थ ले लेते हैं, तो क्या होता है? अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, राइट। तो सन क्या कर रहा है? अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी प्रकार से जो अर्थ है वो सन पे लगा रही है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इस पे भी फोर्स लगा हुआ है, इस पे भी फोर्स लगा हुआ है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं मून की, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ। इन दोनों पे फोर्स लगा हुआ है। मून अर्थ पे लगा रहा है, अर्थ मून पे लगा रहा है। इसका मतलब ये जो फोर्स है ना, यदि हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात करते हैं, देन वी कैन से दैट हम किसी भी फोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने हमारे हाथों पे लगाया, राइट। हमने एक स्टोन को रस्सी से लेके घुमाया, हमारे हाथ से हम क्या कर रहे हैं? स्टोन पे फोर्स लगा रहे हैं, उसके बदले में स्टोन हमारे हाथ को बाहर की तरफ खींच रहा है। इट मीन्स ये जो फोर्स है ये हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी सिंगल फोर्स नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। यदि मान लो एक बॉडी पे किसी दूसरी बॉडी के कारण से फोर्स लगा हुआ है, तो एग्जैक्टली नेचर में इसका उल्टा होगा, दूसरी बॉडी पे पहले के कारण से फोर्स लगा होगा, राइट। सो अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब आपने पढ़ा होगा पहले 9th-10th क्लास में कि हर क्रिया के लिए क्या होती है? एक प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? टू एवरी एक्शन,
मतलब सपोज वी हैव टू बॉडीज, हम ये मान लेते हैं हमारे पास में ये दो बॉडीज हैं, फर्स्ट बॉडी ए और ये मान लेता हूँ मैं दूसरी बॉडी बी, राइट। फर्स्ट बॉडी ए, दूसरी बॉडी बी। ए ने बी पे जो फोर्स लगाया है, पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगाया है, यदि इसको हम एक्शन नाम दे देते हैं तो थर्ड लॉ क्या कहता है, ये बॉडी जो बी है, दूसरी बॉडी है, पहली बॉडी पे उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। तो ये क्या होगी, इस एक्शन की रिएक्शन होगी। देखो एक्शन क्या है, पहली बॉडी ने दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाया, यदि इसको हमने एक्शन नाम दे दिया तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि दूसरी बॉडी पहली पे उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगी। इसको हमने क्या नाम दिया, रिएक्शन। सो स्टेटमेंट क्या बनी, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे हम लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर बॉडी ए ले रखी है, बॉडी बी ले रखी है। मान लेता हूँ कि मैं लेट वेक्टर एफ ए बी मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इस ए पे, बॉडी ए पे बी के कारण से जो फोर्स लगा है, यदि उसको हम एफ ए बी मान लेते हैं, राइट, तो क्या होगा, इस बी पे ए के कारण से जो फोर्स लगेगा उसको हमने एफ बी ए नाम दे दिया। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ को हम मैथमेटिकली ये कह सकते हैं, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। वेक्टर एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर एफ बी ए मीन्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। दिस इज सेम डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन को हमने यहाँ पर मैथमेटिकली पुट कर दिया, राइट। अब देखो, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम बात करते हैं वाइल स्विमिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं वाइल स्विमिंग। जब हम तैरते टाइम हम क्या करते हैं, वाइल स्विमिंग हम क्या करते हैं, पानी को पीछे धकेलते हैं हमारे हाथों से। तो मान लो हमने पानी पे जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया वो एक्शन है, तो उसके बदले में पानी क्या करेगा, हमें आगे की तरफ धकेलेगा, दैट इज रिएक्शन। सो जो स्विमिंग पॉसिबल किस लिए होती है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम पानी को पीछे धकेलते हैं, दैट इज एक्शन। उसके बदले में क्या होगा, पानी हमें आगे धकेलेगा, वो क्या होगी, पानी की रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं वाइल वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो हम चलते टाइम क्या करते हैं, देखो सपोज दिस इज माई लेग, हम ये बात कर लेते हैं, ये मेरा पाँव है। तो चलते टाइम क्या करेंगे, हम ग्राउंड पे इस प्रकार से फोर्स लगाया मैंने, इंक्लाइंड फोर्स, राइट, दिस इज एक्शन। उसके बदले में ग्राउंड क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर, राइट, दिस इज एक्शन। जो मैंने ग्राउंड पे फोर्स लगाया एक्शन, उसके बदले में क्या मिली मुझे, रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के जो दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट कौन से डायरेक्शन में आ गया, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये वाला कंपोनेंट तो कहाँ चला जाता है, इट बैलेंसेस द वेट, ये तो वेट को बैलेंस करता है। और ये जो कंपोनेंट है आर cos थीटा विच इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर वॉकिंग। चलने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा कंपोनेंट हुआ, दिस कंपोनेंट आर cos थीटा। इसी प्रकार से हम और एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, ए बुक kept ऑन ए टेबल। किसी टेबल पे यदि हम बुक को रख देते हैं तो देखो क्या होगा, सपोज दिस इज टेबल और इस टेबल पे हमने यहाँ इस बुक को रखा हुआ है, राइट। तो क्या होगा इस केस में, बुक का वेट किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज एक्शन। अब इसके वेट को सपोर्ट करने के लिए टेबल क्या करती है, इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, राइट, दिस इज अपवर्ड रिएक्शन। एक्शन नीचे की तरफ, रिएक्शन ऊपर की तरफ। सो वी कैन से दैट इन दैट केस आर इज इक्वल टू mg। अब ये किस में आ गई, दिस बुक इज इन रेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्लाइट्स ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट। देखो जेट प्लेन एंड रॉकेट में आपने देखा होगा कि इनके अंदर जो ब्रेंट फ्यूल होता है, इट
एस्केप्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड रॉकेट्स मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो क्या होता है इनके अंदर, जो फ्यूल होता है वो जो दैट फ्यूल आफ्टर बर्निंग अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉट एंड हाईली कंप्रेस्ड गैसेज, काफ़ी कंप्रेस्ड गैसेज के रूप में निकलता है थ्रू द नोजल। जो हमारे जो जेट प्लेन और रॉकेट होते हैं इनकी जो नोजल होती है उस नोजल में से ये जो ब्रेंट फ्यूल है इट एस्केप्स राइट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यदि उसको हम एक्शन नाम दे देते हैं तो बदले में क्या होगा, ये ब्रेंट फ्यूल उसको रिएक्शन देगा सेम फोर्स से, कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो दैट इज पॉसिबल। नाउ वी हैव टू प्रूव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम विच इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्स, ऐसा कोई सिस्टम जिससे बाहर से कोई फोर्स ना लगे, राइट। जैसे मान लो ये सिस्टम है हमारे पास में, इस सिस्टम में हमने दो बॉडीज मान ली, पहली बॉडी A और दूसरी बॉडी क्या मान लेते हैं B, राइट। इनके अलावा यहाँ पर और कोई फोर्स नहीं, देयर इज नो सोर्स ऑफ फोर्स। इनको हमने क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक आइसोलेटेड सिस्टम। इसलिए इसको क्या नाम दे रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा होता है, द सिस्टम विच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज इनिशियली ये इस सिस्टम के अंदर ये दो बॉडीज थी, हमने सिस्टम माना उसके अंदर दो बॉडीज A और B। इनिशियली दीज आर मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, राइट, दोनों इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड लेट देम कोलाइड। मान लेते हैं कि इन बॉडीज का कोलिजन हो जाता है, लेट द टू बॉडीज कोलाइड, लेट द बॉडीज कोलाइड। जब ये इनके बीच में कोलिजन होगा तो क्या होगा, देयर वेलोसिटी विल चेंज ड्यू टू कोलिजन, their velocity will change. So we can say that their linear momenta will change. इनके लीनियर मोमेंटम में चेंज आएगा। तो पहली बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आया वो क्या मान लेता हूँ मैं, लेट डेल्टा P1 इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A। जो बॉडी A है इसके मोमेंटम में चेंज को हम क्या मान लेते हैं, P1। इसी प्रकार से दूसरी बॉडी भी कोलाइड कर रही है, इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, इसके मोमेंटम में जो चेंज आएगा इसको हम नाम क्या देते हैं, डेल्टा P2। इसको नाम दे देते हैं हम चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। दिस इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ B, राइट। अब देखो दोनों जो बॉडीज हैं वो एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यदि हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे तो नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि टोटल लीनियर मोमेंटम किसी आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहता है। यदि कोलिजन से पहले जीरो था तो कोलिजन के बाद में भी क्या होगा, जीरो होगा। सो वी कैन से दैट देयर टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट एंड वी कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू जीरो। देयर विल बी नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम। यदि कोलिजन से पहले जीरो था तो कोलिजन के बाद में भी क्या होगा, जीरो, राइट। और यहाँ से हम ये कह दें कि डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, राइट। इसको हम इधर ले आते हैं। नाउ इफ वी डिवाइड बाय डेल्टा T, दोनों तरफ इस रिजल्ट को हम डेल्टा T से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, डेल्टा P1 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा T। एंड इफ वी अज्यूम दैट दिस डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट इट एज लिमिट डेल्टा T अप्रोचिंग टू जीरो,
डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 बाई डेल्टा टी। यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, ये भी लिमिट डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करवा देते हैं। देन इन दैट केस वी कैन से दैट दिस डेल्टा पी विल कन्वर्ट टू dp1 बाई dt इज इक्वल टू माइनस dp2 बाई dt, राइट। सो दिस dp1 क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, और वी कैन से दैट इट इज इक्वल टू f1 एंड इट इज इक्वल टू माइनस f2, और f1 मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड मीन्स FAB इज इक्वल टू f2 फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। सो यही हमें प्रूव करना था, एंड दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।